जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राजीव शर्मा आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी वीडियो सीरीज जो सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए टारगेटेड है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स पर बेस्ड एक वीडियो सीरीज जिसमें सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए जो मेन ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ टॉपिक्स जो होंगे उनको हम लेकर आएंगे और 4 to 5 टॉपिक्स इन ईच लेक्चर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे आपके वो पीडीएफ फॉर्म में इंस्टीट्यूट के जो टेलीग्राम चैनल है और जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको इस वीडियो में नीचे मिल जाएगी, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। आप इजीली वहां हमें ज्वाइन करके इसे हमसे ले सकते हैं, राइट। तो बिना फालतू की बातें किए हुए मैं आप सभी लोगों को लेक्चर की ओर लेके जाता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंस रहेगा उसका एग्जाम में, क्या ओरिएंटेशन है उन टॉपिक्स के आपके एग्जाम के लिए। आज के वीडियो का बेटा हमारा पहला टॉपिक है 47th आसियान समिट, यानी आसियान जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को रिप्रेजेंट करता है और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमी में चाहे हम कहें, चाहे वो ग्लोबल पॉपुलेशन में कहें, चाहे आप ग्लोबल ट्रेड के लिए कहो, राइट। इट एक्चुअली रैंक्स और इट पार्टिसिपेट्स ऑन इक्वल ग्राउंड्स टू द डेवलप्ड नेशंस। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लगभग लगभग बराबर ये कंट्रीब्यूट करता है इन सारी चीजों के लिए। तो आसियान भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए भी जरूरी है। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? बेसिकली जो इंडिया है वो 1992 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने इस पॉलिसी को इशू किया था जिसमें ईस्टर्न डायरेक्शन में आने वाले इंडिया के जो नेशंस हैं, यानी कि जो साउथ ईस्टर्न एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, जो एशिया के साउथ ईस्ट में आते हैं, स्पेशली देखा जाए तो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, तिमोर हो गया, ब्रुनेई हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारे देशों को इंडिया इन देशों के साथ अपने फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रांग करे और इंडिया इसके इन देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रांग करे, इंडिया इन नेशंस के साथ अपने कल्चरल रिलेशंस को स्ट्रांग करे। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपना ऑफिस संभाला था तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो 47th आसियान समिट है क्या? बेसिकली आसियान के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। मैं पहले बता दूं, आसियान का फुल फॉर्म जिन लोगों को नहीं पता वो लोग ध्यान में रखना, इसका पूरा फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है ना। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी 47th समिट ऑर्गेनाइज की गई है और आसियान इंडिया समिट भी इसके साथ ऑर्गेनाइज की गई है। आसियान की ये जो समिट है ये इस बार जो ऑर्गेनाइज की गई है वो कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज की गई है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगी, आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बना था। एक और फैक्ट आपको जो याद रखना है वो भी मैं आपको अलग से बता रहा हूं। बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा पत्र आया था, इस बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ आसियान इस ग्रुप को बनाया गया था। इस बैंकॉक डिक्लेरेशन को पास करने की, या जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है इसे इंट्रोड्यूस करने की जो डेट है अगर आप देखेंगे तो ये है 8 अगस्त 1967। तो ये डेट भी याद रखना भैया साथ साथ, ठीक है। चलो देखते हैं कि 47 समिट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट रही है। हम देखते हैं ये 47 समिट के लिए क्या कह रहे हैं कि आसियान समिट जो है ये कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज की गई है। कहां ऑर्गेनाइज की गई है? कुआलालंपुर में। इस बात को ध्यान रखना। कुआलालंपुर कहां आता है भैया? ये मलेशिया की कैपिटल है। मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, एशिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आने वाला एक राष्ट्र है, इसलिए ये आसियान का मेंबर है। मलेशिया में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और ये समिट 26 अक्टूबर को शुरू की गई थी और आज 30 अक्टूबर है, आज इसका समापन किया गया है। टुडे इज इट्स क्लोजिंग डे, राइट। इंडिया के कंसर्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट मानी जाती है। नाउ दिस ईयर आसियान इंडिकेटेड 11th मेंबर ईस्ट तिमोर। इस बात को ध्यान रखना कि ये वाली जो समिट है 47th, इसमें आसियान में अब तक 10 कंट्रीज थे इसके मेंबर नेशंस में, जो इसके फुल फ्लेज्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जो मेन मेंबर्स हैं इसके, उसमें अब 11th मेंबर कंट्री जुड़ा है इसी बार। अभी इस समिट में 26 अक्टूबर को जो बीत गया अभी 3 दिन पहले 26 अक्टूबर को ईस्ट तिमोर को आसियान ग्रुप में 11th नेशन बनाया गया है मेंबर, यानी कि 11वां सदस्य देश माना गया है। किसे माना गया है? ईस्ट तिमोर को। एक चीज ये याद रखनी है इसमें, ठीक है। किसको माना गया है? ईस्ट तिमोर को। अच्छा, तिमोर जो है ना, इस कंट्री का नाम आपको कहीं ना कहीं तिमोर लेस्ते भी देखने को मिल सकता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि अगर आप किसी सोर्स में देख रहे हो तो आपको तिमोर लेस्ते भी लिखा मिले और कहीं कहीं ईस्ट तिमोर लिखा मिले। एक्चुअली में जो लेस्ते शब्द है ये पोर्चुगीज लैंग्वेज से आता है, पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। आसियान नेशंस
के अंतर्गत ये जो तिमोर आ रहा है, इसमें लेस्ते शब्द इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये पुर्तगाली लैंग्वेज में अपने आप को ईस्ट मानते हैं, क्योंकि पुर्तगीज में लेस्ते का मतलब ही ईस्ट होता है, राइट। तो बस एक बोलने वाला है पार्ट की एक अलग अलग नाम हो गया बोलने के लिए, कोई कोई तिमोर ईस्ट भी बोल रहा है और कोई कोई तिमोर लेस्ते भी बोल रहा है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आसियान के बारे में कि सर आसियान के मेंबर नेशंस हैं कौन कौन से, ये तो देख लें। आसियान में फिलहाल 10 मेंबर नेशंस थे और अब 11th ईस्ट तिमोर जुड़ गया है। इसमें आप देखते हैं तो इसमें फिलीपींस आता है, इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, म्यांमार आता है, ब्रुनेई आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो फिगर से दूर हट करके देखें तो आप बहुत एक बेसिक कॉमन सी लाइन याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूं, आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, राइट। देखो जरा यहां पर इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं दैट इट स्टैंड्स फॉर क्या, आसियान नेशंस की मेंबर कंट्रीज को देख रहे हैं। और एक तिमोर ईस्ट जो आपको अब याद रखना है, ये होता है बेटा बीपीएल टीबी, आपको ये लाइन याद रखनी है। एंड देन वी विल राइट कैचिंग सिग्नल, क्या, बीपीएल टीबी कैचिंग सिग्नल इन माय मलेशिया। बस इतनी एक लाइन याद कर लोगे तो आसियान नेशंस के जो नाम है वो आपको याद हो गए, ये मेंबर कंट्रीज हैं आसियान की, राइट। जैसे पहला बी से आता है ना बीपीएल टीबी में, तो ये हो गया ब्रुनेई, ठीक है। दूसरा आ गया, ये हो गया भैया आपका फिलीपींस, ठीक है। तीसरा हो गया लाओस, ठीक है। चौथा हो गया थाईलैंड, ठीक है। फिर वियतनाम, राइट। फिर कैचिंग में सी ए को उठा लेना, सी ए से कंबोडिया बना देना, राइट, इट इज कंबोडिया। फिर सिग्नल में क्या उठाना है, SIGN उठा लेना, इसको सिंगापुर बना देना, ठीक है, सिंगापुर। ये हो गया। IN से इंडोनेशिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंडोनेशिया, राइट। फिर MY से म्यांमार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, म्यांमार बन जाएगा। फिर मलेशिया एज इट इज। सो BPL TB कैचिंग सिग्नल इन माई मलेशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नेशन, और 11th नेशन इसी बार बना, ये करंट अफेयर का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते, बोलो। ये जो ईस्ट तिमोर है या तिमोर लेस्ते है, ये 11th नेशन हो गया, ठीक है। तो अब आसियान में अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, तो आप कहोगे 11 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। और इंडिया इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ आसियान, राइट। इंडिया जो है आसियान का मेंबर कंट्री तो नहीं है, बट इंडिया टेक्स पार्ट एक्टिवली इन द आसियान। 2002 में इंडिया ने आसियान नेशंस के साथ यानी आसियान ग्रुप के साथ अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू किया था, यानी कि एक व्यापक क्षेत्रीय सहयोग शुरू किया था। उसके अंतर्गत आसियान समिट के साथ इंडिया और आसियान समिट अलग होता है। मतलब एक आसियान समिट हो गया जिसमें ये 10 कंट्रीज अब तक पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब 11 कंट्रीज करेंगे। और एक होता है इंडिया आसियान समिट, राइट, जिसमें इंडिया और आसियान देश अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। लाइक मलेशिया क्योंकि इस बार होस्ट कंट्री है, ठीक है, तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अनवर इब्राहिम, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को आसियान समिट को शुरू करने के पहले दिन इंडिया आसियान रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली इनवाइट किया कि मोदी जी आए और आसियान समिट को एड्रेस करें। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में यानी कि ऑनलाइन तरीके से मोदी जी ने इसे ज्वाइन किया और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए फेवरेबल हो सकती हैं, उनको हम इसमें देख रहे हैं। पहला फैक्ट तो यह है कि जो इंडिया आसियान रिलेशन है उसका हमारा 22वां साल है। और 22वां साल कैसे, मैंने आपको बताया, इंडिया आसियान समिट जो है इसकी शुरुआत जो आसियान देशों के साथ इंडिया ने शुरू की थी, इंडिया आसियान समिट जो है इसकी शुरुआत 2002 यानी कि 2002 में की गई थी। इंडिया आसियान यानी भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत। ये क्या था, मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि व्यापक रणनीतिक सहयोग को विकसित करने के लिए इंडिया आसियान समिट 2002 में शुरू किया गया था। तो 2025 में इसका 22nd वर्जन है और ओवरऑल आसियान समिट का 47th वर्जन है भैया। आसियान समिट कौन से नंबर की है, 47th, और इंडिया आसियान समिट कौन से नंबर की है, 22nd। इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, राइट। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई, क्या, कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अनवर इब्राहिम, ये भी ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सामने आ रहा है वो भैया ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आसियान समिट में आने वाला जो ईयर है, आने वाला जो वर्ष है, कौन सा है, 2026, 2026, जो आने वाला ईयर है 2026,
उसे ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन के नाम से डिक्लेयर किया है। किस नाम से डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन के नाम से डिक्लेयर किया है। ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन, राइट, इसको हमें याद रखना है। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि मोदी जी का मानना है कि भैया आसियान देशों के साथ भारत का जो कोऑपरेशन है वो काफी अच्छे से बढ़े, सहयोग विकसित हो, ट्रेड में, कल्चर में, स्पेशली अब तो हम मिलिट्री एडवांसमेंट में भी जा रहे हैं। जैसे आपने अगर न्यूज पढ़ी हो तो 2 साल पहले के लगभग भारत ने वियतनाम देश के साथ एक करार साइन किया था जिसमें वियतनाम को भारत 500 ब्रह्मोस क्रूज डिफेंस मिसाइल्स बना करके दे रहा है, मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। और उसके एवज में वियतनाम ने अपने ईईजेड यानी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें ओशियन बाउंड्रीज ऑफ वियतनाम है, वहां पर इंडिया को ये परमिशन दी है कि वो वहां ऑयल रिग स्टैब्लिश कर सकता है जिससे तेल निकाला जा सके, है ना। तो मैरिटाइम कोऑपरेशन का मतलब क्या होगा? समुद्री सहयोग, राइट, कि समुद्री क्षेत्र में हम सहयोग को विकसित करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मैरिटाइम कोऑपरेशन, राइट। तो क्या होगा? 2026 ईयर क्या डिक्लेयर किया गया? ईयर ऑफ इंडिया आसियान इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन। क्या कर दिया गया है? ईयर ऑफ आसियान इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन। इसे आपको याद रखना है, राइट। देन ये पहला टॉपिक आसियान के बारे में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या स्पेशल फैक्ट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम जा रहे हैं भैया। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज त्रिशूल एक्सरसाइज। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया में शुरू की गई है और बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जो कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिया है। रिसेंटली वी हैव सीन हाउ वी डिफीटेड पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर। पर कच्चे उड़ा दिए उनके पूरे अरमानों के भी और उनकी जमीन के भी और उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स के भी, राइट। अब उसी में पाकिस्तान को और थोड़ी सी पीछे से उंगली हो जाए ना थोड़ी सी उसके बाद, तो इसलिए एक एक्सरसाइज शुरू की गई है। ये 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक चलेगी और इस एक्सरसाइज में जो बेसिक मतलब एक स्पेशल चीज जो हमें दिखाई देती है वो क्या है? इस एक्सरसाइज में तीनों आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक रेडीनेस है, एक जॉइंटनेस है, राइट, इंटरोपरेबिलिटी है, एक उनकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन है, उसे डेवलप किया जाएगा। बेसिकली ये मल्टीपल वॉर जोन्स को देख के चलेगी, लाइक ऑन द लैंड, इन एयर एंड इन द वाटर। दैट मींस नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर्स हैं और बेसिकली जो डिजिटल वॉरफेयर्स हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी उनके लिए भी इस एक्सरसाइज में ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे सो दैट हम दुनिया को ये बता सकें, स्पेशली हमारे शत्रु पड़ोसी राज्य देशों को बता सकें, जो एनिमी कंट्रीज है हमारी नेबरिंग, उनको हम बता सकें, स्पेशली पाकिस्तान को। तो पूरी एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर पर होने वाली है। दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जैसलमेर इन द नॉर्थ टू द सर क्रीक लाइन इन गुजरात नियर बाई रन ऑफ कच्छ इन द साउथ, राइट। क्या बोलते हैं देख लेते हैं। बेसिकली ये 30th ऑफ अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, यानी कि आज से इसका इनिशिएट कर दिया गया है इसे, और 10th ऑफ नवंबर 2025 तक ये चलेगी। ये एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज है इंडियन डिफेंस सिस्टम को शो करने के लिए। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने अच्छे खासे इक्विपमेंट्स लेकर के। तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगी इसको शुरू। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला, एनहेंस करना है हमें ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी क्या भारतीय सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना जरूरी भी है कि हां वी आर रेडी ऑलवेज एवरी टाइम, कि हम वॉर के लिए तैयार हैं, आप तो आ जाओ हम देख लेंगे। तो क्या ऑपरेशनल रेडीनेस है? यस डेफिनेटली, उसे बनाए रखना है। दूसरा, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन, सारे जो फोर्सेस हैं, 3 मेन आर्म फोर्सेस, वो मिलकर के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना चाहते हैं। मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का मतलब हम सारे डोमेन्स ऑफ वॉर में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और उसे और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। मतलब हम जमीन पर भी लड़ सकते हैं, हवा में भी लड़ सकते हैं और पानी में भी लड़ सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं लड़ाई के लिए, और हम डिजिटल वॉरफेयर को भी अपने एनहेंस कर रहे हैं, उसमें भी अपनी कैपेबिलिटीज को। तो ये हो गया मल्टी डोमेन वॉरफेयर, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। बेसिकली कहां होना है, नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, कहां होनी है सर ये एक्सरसाइज?
सुनो भाई, ये एक्सरसाइज होनी है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, जाहिर सी बात है उन्हीं की ऐसी तैसी करनी है तो उन्हीं के बॉर्डर पर होंगे। ये आपको हाईलाइटेड जोन नजर आ रहा है, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जैसलमेर। कहां से? जैसलमेर से। और कहां जाकर खत्म हो रहा है? इट विल बी एंडेड टू द सर क्रीक लाइन, राइट। कहां पर जाकर के खत्म हो रहा है? सर क्रीक लाइन इन गुजरात। तो जैसलमेर राजस्थान से, दैट इज इन द राजस्थान, राजस्थान से गुजरात तक, राइट, इस पूरे एरिया में। तो यहां जैसे आप देखते हो रन ऑफ कच्छ के पास, गल्फ ऑफ कच्छ में, आप काठियावाड़ कोस्ट पर आप देखोगे तो नेवल शिप्स, नेवल वॉरफेयर्स इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। इसमें कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल किए गए हैं, फ्रिगेट शिप्स जो हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जा रहा है, और एयरफोर्स की तरफ से इसमें राफेल प्लेन्स भेजे जा रहे हैं, सुखोई भेजा जा रहा है बेसिकली, राइट। और इस एक्सरसाइज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमें याद रखना है, वो ये है कि ये एक्सरसाइज जो है इसे दो सब एक्सरसाइजेस में डिवाइड किया जा रहा है। ये सब एक्सरसाइज के नाम क्या है? पहला सब एक्सरसाइज जो है उसका नाम रखा गया है त्रिनेत्र, और दूसरा है महागजराज। इंपॉर्टेंटली सुनना, जो त्रिशूल एक्सरसाइज है उसी की सब एक्सरसाइज है, यानी इसी में इंक्लूड होंगे दो ऑपरेशंस मान सकते हो, जिनमें त्रिनेत्र और महागजराज इंक्लूडेड होगा। क्या मीनिंग है इसका? त्रिनेत्र का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को स्ट्रांग बनाना, काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना। तो वी विल बी एनहांसिंग, वी विल बी परफॉर्मिंग द काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस इन त्रिनेत्र एंड द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज करके हम किस तरह से वॉरफेयर को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर हमारे जो यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, वो भी लोगों के सामने मतलब इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे और उनकी भी कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। देन महागजराज, महागजराज त्रिशूल के साथ ही नाम लिया जा रहा है, मतलब त्रिशूल जो है उसके साथ महागजराज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा याद कर लो दैट इट इज कॉल्ड त्रिशूल एंड महागजराज एक्सरसाइज, राइट। ये क्या है? इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस हैं, इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस, राइट। मतलब जो एयर सिक्योरिटी है, लाइक एंटी मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट्स, राइट, इन सारी सिक्योरिटीज को या रडार्स, इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हुए इसे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। आर्मी का जो एयर विंग है, नेवल एयर विंग है और एयरफोर्स, तीनों इसको मिलकर के करेंगे। इसे नाम दिया गया महागजराज। त्रिशूल का सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो मतलब हाईली इंटरेस्टिंग पार्ट, और त्रिशूल का सबसे बड़ा भाग, ग्रेटेस्ट पार्ट महागजराज ही है। तो त्रिशूल को ही हम महागजराज भी बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है हमें। क्या क्या आ रहा है हमारे पास भैया? हमारे पास इसमें आ रहा है इंडियन एयरफोर्स राफेल को भेजा है, सुखोई MK-30I भेजा है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो एयर टू एयर रिफ्यूल करने की कैपेसिटी रखता है IL-78 है, AWNC सिस्टम्स हैं, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो कि ड्रोन्स हैं, वो भी। आर्मी अपने 20,000 से ज्यादा सैनिकों को, सोल्जर्स को इसमें इन्वॉल्व करा रहा है। T-90 भीष्म टैंक्स हैं, अर्जुन टैंक्स हैं, हावित्जर गन्स हैं, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स हैं जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर है, राइट। मिसाइल सिस्टम्स इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, बेसिकली जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज इशूड अ नोटिस टू एयरमैन, दैट इज कॉल्ड नोटम। क्या है ये? इसको समझना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली, ये 26 अक्टूबर को ही जारी कर दिया था इंडियन एयरफोर्स ने, इट इज नोटिस टू एयरमैन, ये NOTAM है ना। नोटिस टू एयरमैन का मतलब क्या है भैया? इंडियन एयरफोर्स ने पूरी तरह से एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए ये कह दिया है कि वी आर रिस्ट्रिक्टिंग कंप्लीटली ऑल सिविलियन फ्लाइट्स एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन दी एयर बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, द एरिया वेयर त्रिशूल एक्सरसाइज इज बीइंग परफॉर्म्ड। जिस क्षेत्र में त्रिशूल एक्सरसाइज परफॉर्म की जानी है वहां क्या होगा? नोटिस टू एयरमैन इंप्लीमेंट होगा, माने कि वहां से किसी भी टाइप का कोई पैसेंजर फ्लाइट या सिविलियन फ्लाइट या ऐसा कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं निकल सकता, नहीं गुजर सकता। ये पूरा एरिया जो है अब फ्री टू एयर एक्सेस नहीं है सिविलियन फ्लाइट्स के लिए, ठीक है। तो नोटिस टू एयरमैन का मतलब क्या है? किसने जारी किया है त्रिशूल एक्सरसाइज के लिए? एयरफोर्स ने। इस बात से आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक्सरसाइजें होने वाली है, और पाकिस्तान देख के क्या क्या करेगा। कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कॉपी करने की कोशिश करेगा, हो उससे पाएगा नहीं, भाड़ में जान दो उसको। चलो, तो ये टॉपिक आपको याद रखना है त्रिशूल के लिए भैया। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो आज के करंट अफेयर्स में, आज के लेक्चर में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है,
वो दो नींबू हैं, नींबू 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 पानी पिया तुम लोगों ने, नींबू पानी, वही नींबू, राइट, जिसको हम बेसिकली स्वाद के लिए यूज करते हैं, बेसिकली हम खट्टेपन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही नींबू। भारत में दो इंपॉर्टेंट लाइम या लेमन वेराइटीज, नींबू की वेराइटीज जो आपको यहां इमेज में दिख रही होंगी, एक है इंडी लाइम और एक है पुलियानकुड़ी लाइम। इसे कड़यम लाइम यानी नींबू भी कहते हैं। इंडी लाइम और पुलियानकुड़ी लाइम, इन दोनों नींबुओं को हालिया तौर पर 2025 में ही पहली चीज तो ये कि जीआई टैग दिया गया है। अब बहुत लोगों को जिनको शायद ना पता हो, उन्हें कुछ डाउट हो रहा होगा कि सर ये जीआई टैग क्या है। तो चलो सबसे पहले ना मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि सर जीआई टैग है क्या। थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। जीआई टैग है क्या भैया, समझ लो जरा ध्यान से। जीआई टैग जो है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, राइट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे दिया जाता है, तो जरा ध्यान दो। भारत में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर से बनाए जाते हैं, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। इंडिया में जितना फूड स्टफ्स यूज किया जाता है, चाहे वो हलवाई की दुकान में बनता हो या कहीं और, वो भी जीआई टैग दिया जा सकता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जितने होते हैं, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है, जैसे कोई मेटेलिक शिल्प कला वाली चीज है, धातु कला वाली चीज है, मेटेलिक इक्विपमेंट्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उन्हें दिया जा सकता है। किसी टाइप की कोई ड्रिंक हो सकती है, इसमें ऐसी कोई पेय पदार्थ जो शराब से संबंधित भी हो सकती है, स्पिरिट से संबंधित भी हो सकती है, उसको भी इंक्लूड इसमें किया जाता है ना। मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सारी चीजें, जैसे कोल्हापुरी चप्पल है ना, दतिया और टीकमगढ़ के वेल मेटल वेयर्स हैं, जिन जो वेल मेटल वेयर्स का मतलब पीतल के, है ना, पीतल के सामान है। फूड स्टफ्स में जैसे रसगुल्ला हो गया कोलकाता का, उड़ीसा का। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी बहुत है, जैसे सांगली की हल्दी हो गई, है ना, मुजफ्फरपुर की लीची हो गई, राइट। इन सारी चीजों को क्या दिया जाता है, जीआई टैग भारत में दिया जाता है। चाय को दार्जिलिंग की टी है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, देखो इसके नाम में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब हिंदी में हम इसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है ये, है ना। कैसे दिया जाता है, तो ऐसे दिया जाता है भैया कि देखो, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को बनाने में या जिस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में या उसके प्रोडक्शन में, राइट, उसके जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जिन चीजों के लिए वो प्रोडक्ट फेमस होता है, अगर उसमें ज्योग्राफी का कोई कंट्रीब्यूशन है। ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सांगली की हल्दी है, महाराष्ट्र में होती है, तो वो हल्दी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड हल्दी है। आप पूरे भारत की क्या पूरी दुनिया की हल्दी खा लो और सांगली की खा लो, आपको बहुत अंतर नजर आएगा। आप कहीं और की लीची खा लो, मुजफ्फरपुर की लीची खा लो। कारण है, ये माना गया है कि जो ज्योग्राफी है, वहां लैंड की ज्योग्राफी है, सॉइल है, वहां का क्लाइमेट है, वहां की वेदर स्पेशलाइजेशंस हैं, वो उस हल्दी के रंग, उस हल्दी के स्वाद, उस हल्दी की डेंसिटी और हर एक स्पेशलाइजेशंस को बनाने में मदद करते हैं। अगर उसी चीज को आप कहीं और उगाओगे तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, है ना। कोल्हापुरी चप्पलों के लिए कहा जाए तो जो स्किल्ड लेबर है कोल्हापुर में पाई जाने वाली, है ना, वही उन चप्पलों की डिजाइनिंग और उनकी मैन्युफैक्चरिंग उतने अच्छे से कर सकती है और कहीं नहीं कर सकती। तो ज्योग्राफिकल जो आप बोल सकते हो स्पेशलाइजेशंस हैं, वो इंडिकेट करते हैं उस प्रोडक्ट को। जैसे कोलकाता का रसगुल्ला, आपके जब भी नाम कोलकाता का आपके दिमाग में आएगा, आपका को रसगुल्ला। आगरा का नाम आपके सामने, आपका को पेठा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस हैं ये उस जगह के, इसीलिए इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उससे फायदा क्या होगा, कोई इनकी नक्काली नहीं कर सकेगा। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा के फॉर्म में कंजर्व हो जाएंगी, संरक्षित हो जाएंगी। कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। कोई भी अपनी हल्दी पर सांगली की हल्दी टैग बनाकर नहीं, कोई भी अपने पेठे पर आगरे का पेठा लगाकर नहीं बेच सकता, कोई भी अपने चाय के डब्बे पर दार्जिलिंग की चाय लिख करके नहीं बेच सकता। मेरी बात समझ में आई। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। ये कब से दिया जा रहा है भारत में, तो भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। ये कब लाया गया था सर, ये 1999 में लाया गया था। और सर जब ये 1999 में लाया गया था तो सर भारत में चेन्नई में एक शहर आता है, चेन्नई में एक शहर आता है, वहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बनाई गई है। ये क्या करती है सर, यही लिस्ट करती है सारे टैक्स को। आपको इस एक्ट के अंतर्गत यहां पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है।
है ना, अप्लाई करना होता है। इसके लिए भी एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो अथॉरिटी का नाम है कंट्रोलर जनरल। क्या? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट समझते हो ना, किसी आइडिया को कोई पेटेंट ले लेते हैं हम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना। डिजाइन, जैसे आपने कोई लोगो बनाया, कोई शर्ट बनाई, उसका डिजाइन, है ना। एंड ट्रेडमार्क, जैसे बिजनेस होता है, उसका नाम होता है, उसका एक लोगो होता है, वो ट्रेडमार्क माना जाता है, राइट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क नाम की एक अथॉरिटी इंडिया में काम करती है। वो चेक करेगी, जैसे आप जब अप्लाई कर देंगे कि सर मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको मैं जीआई टैग दिलाना चाहता हूं, तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये चेक करेंगे कि क्या वाकई में इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, क्या वाकई में इसकी ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस है। हाँ बिल्कुल है। आप बात समझे, है ना। जैसे कलकत्ता ने जब रसगुल्ला का टैग लिया तो उड़ीसा ने भी अप्लाई किया रसगुल्ला के लिए, तो उन्होंने पूछा भैया आपका क्या विशेषता है, कलकत्ता तो बहुत सालों से जाना जा रहा है। बोले सर जब कलकत्ता में चल भी नहीं रहा था ना, तब से हम अपने भगवान जगन्नाथ को रसगुल्लों का भोग लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, तो फिर उड़ीसा को भी दिया गया, है ना, बंगाल के साथ साथ दोनों के पास आया। इसी तरीके से, है ना। इसमें कुछ और फैक्ट्स आप याद रख लीजिए साथ में। क्या फैक्ट्स याद रखने? पहला, अगर किसी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग मिल जाए तो वो जीआई टैग 10 इयर्स तक वैलिड रहता है। कितने साल तक वैलिड रहता है? 10 साल। हालांकि 10 साल बाद आप रिन्यू करा सकते हो उसको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार मिलने के बाद 10 इयर्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है। दूसरा, भारत में पहला जीआई टैग कब मिला, फर्स्ट जीआई टैग कब मिला, तो आप बताएंगे सर 2004 में मिला था। किसको मिला था? सर दार्जिलिंग में मिला था सर, चाय को, टी को। और सर अभी तक कितने मिल चुके हैं सर? 2025 लास्ट जीआई टैग तक 658 भारत में मिल चुके हैं, टोटल 658 658 प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट जीआई टैग का है, मैंने आपको एक स्लाइड में बताया है, आप इसको पढ़ लो, इसको समझ लो। जीआई टैग आपका इससे बहुत कुछ सपोर्टिव हो जाएगा एग्जाम में। वापस आते हैं, अब दो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला, ये करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंडी लाइम और पुलियनकुड़ी लाइम जो है, इन दोनों को हालिया तौर पर यूनाइटेड नेशंस यानी ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया गया है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसे प्रोडक्ट को जिसे जीआई टैग मिला है उसे एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है देश के बाहर। कहां? देश के बाहर। 350 किलो यानी कि 350 किलोग्राम, 350 किलोग्राम इंडी लाइम और 150 किलोग्राम पुलियानकुड़ी लाइम, पुलियानकुड़ी नहीं, क्या इन्हें ब्रिटेन भेजा गया, यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर इसमें? भैया इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार जीआई टैग के किसी प्रोडक्ट का भारत के बाहर जाना एक रास्ता खोल देता है दूसरे जीआई टैग्स को भी बाहर भेजने का, उसके एक्सपोर्ट को डेवलप करने का, राइट। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडी लाइम की बात करते हैं तो उसमें जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि ये विजयपुरा, कहां पर? विजयपुरा में पैदा होते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये कर्नाटक में आता है। कहां आता है? कर्नाटक में। और पुलियानकोडी लाइन, राइट, ये तेनकाशी तमिलनाडु में। कहां? तेनकाशी तमिलनाडु में पैदा होते हैं। बेटा इसे नींबुओं की नगरी भी कहते हैं, तमिलनाडु में इसे नींबू की नगरी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्या कहते हैं? नींबू की नगरी कहते हैं इसको, राइट। तो जीआई टैग और इंडी लाइम और पुलियनकुड़ी लाइम, इन दोनों चीजों को आप याद रखिए। और आज का लास्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड मॉडल यूथ ग्राम सभा। आज 30 अक्टूबर 2025 से ही इसे इनिशिएट किया है। किसने इनिशिएट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इनिशिएट किया है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। ये है क्या? उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी इसका शुभारंभ किया गया है। टारगेट यह है कि पूरे देश के हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक ग्राम पंचायत में इसे इनिशिएट किया जाए, राइट। इसके अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, फिर एकलव्य हॉस्टल्स जो हैं और आवासीय विद्यालय, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राइट, उनके बच्चों को जो 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बीच में पढ़ते हैं, उनको भारत के सबसे निचले राजनीतिक स्तर पर राजनीति से जोड़ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना। लोएस्ट और द लीस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिक्स इन इंडिया क्या है? भारत में राजनीति का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं। पंचायतों से नीचे राजनीति की कोई यूनिट नहीं है, पॉलिटिक्स की कोई यूनिट, पॉलिटिकल यूनिट इंडिया में नहीं है। इससे क्या होगा?
स्कूल लेवल एजुकेशन में ही अगर बच्चों को इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे तो वो इंडिया के पॉलिटिक्स को उसके मिनिमम लेवल से समझ सकेंगे, और क्योंकि वो उसको मिनिमम लेवल से समझ सकेंगे तो वो आगे जाकर के, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिटिशियन बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि जब वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल लीस्ट लेवल से समझेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो बड़े होकर आगे भारत की गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसे हम कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, यानी कि शासन में जन भागीदारी। बिकॉज हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम एक जनतंत्र में रहते हैं। जनतंत्र जनता द्वारा चलाया जाता है, जनता की भागीदारी से चलाया जाता है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक से। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो मैंने आपको बताया, इन तीनों ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। इनिशिएटिव बेसिकली क्या है? जन भागीदारी को प्रमोट करना है, पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें जो हैं उनमें, किसको? स्कूल लेवल स्टूडेंट्स को। सिम्युलेटेड ग्राम सभा सेशंस, मतलब क्या होगा? स्कूल के बच्चे ग्राम पंचायत आयोजित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। कुछ बच्चे सरपंच होंगे, पंच होंगे, कोई बच्चा उसमें सचिव बनेगा, कोई बच्चा उसमें सहायक बनेगा, कोई बच्चा उसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स होंगे, राइट? तो वो देखेंगे कि ग्राम पंचायत काम कैसे करती है प्रैक्टिकली, उसे देखेंगे नहीं, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, उसे करेंगे, करके समझेंगे, राइट? ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को शामिल किया गया है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस के बच्चों को शामिल किया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनके बच्चों को शामिल किया गया है। कहां कहां लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हरियाणा में, 3 स्टेट्स में अभी इसका शुभारंभ किया गया है आज ही के दिन से। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, इट इज प्रोवाइडिंग 20,000 रुपीज टू ईच स्कूल पार्टिसिपेटिंग इन दिस मॉडल। इस मॉडल में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक स्कूल को पंचायती राज मिनिस्ट्री 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा? अरे जो इक्विपमेंट्स होंगे ना पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए, बच्चों के लिए जो खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है, अभी बेसिकली आप मान सकते हो कि इट इज अ मॉडल पायलट जो शुरू किया गया 3 स्टेट से। अगर ये सक्सेसफुल होता है, हमें बच्चों का इंटरेस्ट दिखाई देता है, लोगों का इंटरेस्ट दिखाई देता है लोकल कम्युनिटीज में, तो हम इसे इंडिया वाइड लेवल पर शुरू करेंगे। तो ये है मॉडल यूथ ग्राम सभा, राइट? So these are the 4 topics of today's class. I hope it will support you in the preparation of your examination. बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्लास में। इस लेक्चर से रिलेटेड जो इसके पीडीएफ नोट्स होंगे, अगर वो आपको चाहिए, यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल और कैन डाउनलोड आवर ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या आपको लिंक इसकी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।